आइए बच्चों, अब हम कर्म के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद अकर्मक क्रिया पढ़ेंगे। पहला था सकर्मक क्रिया, यानी कि कर्म है साथ जिसके सकर्मक, साथ समझ साथ कर्म के जिसके कर्म साथ है वो है सकर्मक, और अकर्मक जिसके साथ कर्म नहीं है। देखिए बच्चों, अकर्मक का शाब्दिक अर्थ है कर्म के बिना। वही बात जो मैंने सीधे शब्दों में आपको बताई कि कर्म जिसके साथ नहीं है, कर्म के बिना। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, है ना। अकर्मक जिसके साथ कर्म नहीं है। देखिए बच्चों, परिभाषा, इसकी शाब्दिक परिभाषा और देख लेते हैं बच्चों कि जिन क्रियाओं के कार्य या व्यापार का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है। कर्ता मैंने बताया काम को करने वाला, कर्ता, करने वाला कर्ता, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट, इंग्लिश में कहेंगे सब्जेक्ट, कि सीधे कर्ता पर पड़ता है किसका, क्रिया का फल या प्रभाव, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सीधे कर्ता पर पड़ेगा उस पर का प्रभाव, बीच में कोई शब्द नहीं आएगा बच्चों, यानी कर्म नहीं आएगा कोई भी। देखिए जैसे उदाहरण के माध्यम से हम इसको स्पष्ट रूप से समझ लेंगे कि जैसे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंकने का काम कर रहा है तो कुत्ता भौंक रहा है, इसमें बीच में और कोई भौंकने का काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, और सब्जेक्ट है, करता है कुत्ता, इनके बीच में कोई भी कर्म नहीं है। देखो तो ये क्या है, अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं है, अकर्मक, कर्म के बिना था ना, ये कर्म के बिना। ये देखिए कर्म के बिना, यानी कि कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने का काम हो रहा है, कर रहा है कुत्ता, लेकिन बीच में कोई कर्म नहीं है, कुत्ता भौंकने का काम, भौंकने की क्रिया का सीधा प्रभाव कुत्ते पर पड़ रहा है। आगे देखें, चिड़िया उड़ रही हैं, ज़्यादा चिड़िया हैं, चिड़िया उड़ रही हैं, तो उड़ने का काम कर रही हैं, लेकिन बीच में कोई भी कर्म नहीं है। कर्ता कौन है, इसमें चिड़ियाएँ हैं, तो चिड़िया उड़ रही हैं, उड़ने का जो काम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, उसका सीधा फल या सीधा प्रभाव चिड़ियाओं पर पड़ रहा है। ठीक है, सीधे से समझ लो कि कर्ता के और क्रिया के बीच में कोई भी कर्म नहीं होगा, तो कर्म के बिना यानी कि अकर्मक क्रिया होगी, और जिसमें कर्म होगा वो सकर्मक, यानी कि कर्म के साथ वो सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है बच्चों, इसको फिर से देख लीजिए एक बार ही बच्चों कि अकर्मक का शाब्दिक अर्थ है कर्म के बिना। साफ साफ ब्लैक बोर्ड पर देखते रहिए, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। परिभाषा, इसकी शाब्दिक परिभाषा, उससे भी स्पष्ट हो जाएगा कि जिन क्रियाओं के कार्य या व्यापार का फल या प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, सब्जेक्ट पर, करने वाले पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, बीच में कोई कर्म नहीं है, कर्म पे नहीं पड़ा प्रभाव, सीधा कुत्ते पे पड़ रहा है। चिड़िया उड़ रही हैं, चिड़िया उड़ रही हैं, तो उड़ने का काम जो कर रही है वो चिड़ियाओं पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, अब तो बच्चों आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि क्रिया के कर्म के आधार पर दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। मैंने सकर्मक को भी स्पष्टीकरण कर दिया है आपके सामने, आपको समझा दिया है, और अकर्मक का भी आपको समझा दिया है। आइए बच्चों, अब हम प्रयोगात्मक संरचना के आधार पर क्रिया के रूप पढ़ेंगे। जो कर्म के आधार पर थे, दो रूप थे, वो दो थे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, वो कर्म के आधार पर थे। अब है प्रयोगात्मक संरचना के आधार पर। इसके आधार पर कितने रूप है क्रिया के, देखिए, सामान्य क्रिया नंबर 1, ओके, नंबर 2 संयुक्त क्रिया, नंबर 3 पूर्वकालिक, नंबर 4 या 4 नाम धातु, नंबर 5 या 5 प्रेरणार्थक। तो कितने रूप हो गए प्रयोगात्मक संरचना के आधार पर, 5। कितने प्रकार हो गए, 5 प्रकार हो गए। प्रयोगात्मक संरचना के आधार पर क्रिया के 5 रूप होते हैं। सबसे पहला है सामान्य क्रिया। देखिए बच्चों, सामान्य क्रिया वाले कौन से वाक्य होते हैं, या सामान्य क्रिया क्या होती है, किसी एक क्रिया का वर्णन करने वाले वाक्य सामान्य क्रिया के अंतर्गत आते हैं, यानी कि एक क्रिया होगी, इसमें एक काम होगा सिर्फ। जैसे ये देखो, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं। माली ने फूल तोड़ा, क्या काम कर रहा है, एक काम कर रहा है वो, फूल तोड़ने का। ठीक है, एक के बाद एक काम नहीं कर रहा है वो, कि फूल तोड़कर माला बना रहा है, या अध्यापक पढ़ाकर घर जा रहे हैं, इस तरह का कोई दो काम नहीं हो रहे हैं, सिर्फ एक काम कह रहे हैं, वो एक क्रिया होगी इसके अंदर।
इसके अंतर्गत सामान्य क्रिया के अंतर्गत क्या होगी, एक काम होगा, एक क्रिया होगी। ऐसा नहीं कि एक काम खत्म करके हम दूसरा कर रहे हैं या दो काम कर लिए, नहीं, ये सामान्य क्रिया है इसलिए इसमें एक कार्य होगा। इसकी परिभाषा में देख लो बच्चों, साफ बता रखा है, किसी एक क्रिया का वर्णन करने वाले वाक्य सामान्य क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, माली ने फूल तोड़ा। ठीक है, अब इसका हम पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। बच्चों अब हम प्रयोगात्मक संरचना के आधार पर क्रिया का दूसरा रूप संयुक्त क्रिया पढ़ेंगे। जिस वाक्य में, देखिए बच्चों, जिस वाक्य में एक के स्थान पर दो या दो से अधिक क्रियापदों, पद मतलब शब्द, क्रिया शब्दों का प्रयोग संयुक्त रूप से होता है, संयुक्त मतलब एक साथ संयुक्त रूप से होता है, इकट्ठे रूप में से होता है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा बच्चों। देखिए, जैसे लोहार लोहा काट चुका है, एक क्रिया तो इसमें हो रही है चुका है, और एक काटने, काट शब्द आ गया। उन्होंने कहा ना दो क्रियापदों का, है ना, कह रहे हैं कि देखो दो या उससे अधिक, दो भी हो सकते हैं उससे अधिक भी हो सकते हैं, क्या, क्रियापद यानी कि क्रिया शब्द। तो ये देखो दो क्रिया शब्द आ गए हैं यहाँ, चुका है और काट, है ना। तो एक सीधी सी बात है, परफेक्ट टेंस में जो होगा वो समझिए आप क्या होगा, संयुक्त क्रिया होगी। आगे से देखिए, ये देखो कि जैसे कुम्हार बर्तन बना चुका है, तो इसमें चुका है क्रिया हो रही है और एक बनाने, दो शब्द युद्ध हुए हैं, प्रयोग हुए हैं, दो क्रियापद प्रयोग हुए हैं, बना और चुका है, काट और चुका है। उन्होंने पहले बताया दो या दो से अधिक क्रियापदों का जहाँ प्रयोग होता है, क्रियापद क्रिया शब्द, ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसमें कौन सी क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया। अब हम आगे ये पद समझ गए होंगे आप बच्चों, सामान्य क्रिया में एक क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया में संयुक्त मतलब है जुड़ी हुई दो साथ साथ, ठीक है, दो क्रिया प्रयोग नहीं, देखो काट और चुका है, बना और चुका है। अब आएंगे हम पूर्वकालिक क्रिया पे, ठीक है। आइए बच्चों, अब हम पूर्वकालिक क्रिया पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, पूर्वकालिक इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि हर शब्द अपने आप को प्रकट कर देता है। देखिए पूर्वकालिक, पूर्व माने पहले, कालिक समय में क्रिया जो काम हो गया, यानी कि जो पहले काम हो गया, दो काम होंगे, एक पहले और एक बाद में। पूर्वकालिक क्रिया जो पहले काम समाप्त हो गया, पहले काम हो गया, वो है पूर्वकालिक। काल माने होता समय, पूर्व माने पहले, पहले समय में जो काम हो गया। देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा से हम इसको और अच्छी तरह से समझ लेंगे। देखिए बच्चों, पूर्वकालिक क्रिया जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले की जाती है ना, मुख्य क्रिया मेन वर्ब से पहले, अर्थात मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से एकदम स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मीरा ने याद करके निबंध सुनाया, मेन तो उस क्रिया क्या थी, निबंध सुनाने का काम था उसका, और उससे पहले कौन सी हुई है, याद करके, यह है पूर्वकालिक, याद करके। समझ लो बच्चों ध्यान से,